ये ईरान के बादशाह का किस्सा है। वो बहुत नेक और इंसाफ वाला बादशाह था। रोज रात को भेष बदलकर अपनी रियाया का हाल मालूम करने निकला करता। कभी फकीर का लिबास पहनकर अमीरों के दरवाजों पर जाता कि देखूं वो भीख देते हैं कि नहीं, और कभी मजदूरों कारीगरों से दोस्ती करता और उनका हाल पूछता। एक दिन वो अपने 2 वजीरों के साथ शाम को टहलने निकला। शहर के बाहर एक झोंपड़ी के पास से गुजरा तो बातों की आवाज आई। बादशाह वहीं रुक गया और झोंपड़ी के अंदर झांकने लगा। 3 खूबसूरत लड़कियां चारपाई पर बैठी बातें कर रही थी। तीनों बहुत खुश थी। सबसे बड़ी बहन कह रही थी, मेरी तमन्ना तो ये है कि मेरी शादी बादशाह के बावर्ची के साथ हो जाए, मजे आ जाएंगे, मजे मजे के खाने खाने को मिलेंगे। दूसरी बोली, ए बहन, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बादशाह के दर्जी से मेरी शादी हो जाए। ऐसे उम्दा उम्दा सिल्क जरी और मखमल के कपड़े पहनने को मिलेंगे कि लुत्फ आ जाएगा। तीसरी बहन जो सबसे छोटी थी खामोश रही। बड़ी बहनों ने कहा, तुम भी तो अपनी कोई ख्वाहिश बताओ, तुम्हारी तमन्ना क्या है? छोटी बहन बोली, ए बहन, मेरी क्या पूछती हो? मैं जो चाहती हूँ वो होना मुश्किल है। मेरी तमन्ना तो ये है कि खुद बादशाह से मेरी शादी हो जाए। ये कहकर वो पलंग से उठी और ऐसे तनकर झोंपड़ी में टहलने लगी जैसे सचमुच वो बादशाह की मलका हो। दोनों बहनें इसकी तराहट पर हंसने लगी। बादशाह को ये मजाक बड़ा भाया। वो भी मुस्कुराया और अपने महल की तरफ चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह उसने महल की खादमाओं को अता पता बताकर भेजा और कहा, तीनों बहनों को बुला लाएं। जब तीनों बहनें आ गईं तो बादशाह ने बड़ी बहन की शादी अपने बावर्ची से और मंजली बहन की शादी अपने दर्जी से कर दी और खुद छोटी से ब्याह रचाया। तीनों के मजे आ गए, दिल की मुराद पूरी हो गई। दरबार वालों को बड़ी 2 बहनों की शादी पर तो खुशी हुई, मगर छोटी बहन के मलका बनने पर उनको रंज हुआ। उनके ख्याल में बादशाह को इतनी गरीब लड़की को मलका बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन उस गरीब मलका ने सबको खुश कर दिया। वो बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की थी। महल के सब नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करती, लेकिन मलका की बड़ी बहनें उससे खुश ना थी। वो दिल ही दिल में हसद करने लगी और छोटी बहन के खिलाफ हो गई। वो चाहती थी कि बादशाह नाराज होकर उसे छोड़ दे। आखिर बड़ी बहनों को एक मौका मिल गया। अल्लाह मियां ने मलका को एक चांद सा बेटा दिया। दोनों बहनें मलका के पास ही थी। उन्होंने बच्चे को तो छुपा लिया और सारे महल में ये उड़ा दी कि मलका के बिल्ली का बच्चा हुआ है। उन्होंने बिल्ली का एक बच्चा लाकर झूले में डाल भी दिया। बड़ी बहन शहजादे को टोकरे में छुपाकर दरिया पर ले गई और टोकरी दरिया में डाल दी। टोकरी डुबकियां लेती पानी के नीचे ऊपर होती चली गई। बड़ी बहन समझी कि जरा दूर जाकर डूब जाएगी। बादशाह के महल के पास एक नदी बहती थी। महल के बाग के माली ने देखा कि एक टोकरी बहती जा रही है तो उसने जल्दी से कपड़े उतारे और नदी में से टोकरी निकाल कर लाया। अब टोकरी खोलता है तो क्या देखता है कि नन्हा मुन्ना सा खूबसूरत बच्चा पड़ा फुलकारियां मार रहा है। माली को उस पर बहुत प्यार आया। उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। वो खुश खुश घर आया और बीवी से कहा, ये देख, खुदा ने तुझे कैसा चांद सा बेटा दिया है। मालन बच्चे को देखकर बोली, मैं सदके जाऊं, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इस पर माली ने सब हाल सुनाया। अब सुनो बादशाह का हाल। जब उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ बिल्ली का बच्चा हुआ है तो वो बहुत नाराज हुआ। उन दोनों वजीरों ने जो उस दिन बादशाह के साथ झोंपड़ी तक गए थे कहा, जनाब आली, इसमें मलका का कोई कसूर नहीं। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। बादशाह चुप हो गया। मलका और बादशाह हंसी खुशी रहने लगे। मलका की बहनें इस बात से जलती थी। खुदा ने दूसरे साल फिर मलका को एक लड़का दिया। दोनों बहनें इस दफा भी मलका के पास थी। उन्होंने लड़के को टोकरी में बंद करके दरिया में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि मलका के यहाँ बत्तख का बच्चा हुआ है। बादशाह ये खबर सुनकर पहले तो हैरान हुआ, इतना हैरान के मुंह से बात न निकली। फिर उसे गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा के दीवानों की सी बातें करने लगा। उसने कहा, मलका को महल से निकाल दिया जाए। मगर इस दफा भी वजीरों ने बादशाह का गुस्सा ठंडा कर दिया। वो अपनी मलका से बहुत खुश थे। वो जानते थे कि ऐसी शरीफ और नेक दिल मलका उन्हें और कभी नहीं मिलेगी। वजीरों दरबारियों के कहने पर बादशाह खामोश हो गया। खुदा की शान देखो कि वही माली जिसको पहला बच्चा मिला था इस दफा भी दरिया के किनारे खड़ा था। उसने टोकरी तैरती देखी तो कपड़े उतार दरिया में कूदा और टोकरी निकाल लाया। जो टोकरी में देखा तो उसमें वैसे ही प्यारा चांद सा बच्चा लेटा हुआ था जैसा 1 साल पहले उसे दरिया से मिला था। वो खुशी खुशी टोकरी लेकर घर आया और बीवी को हाल सुनाया। बीवी कहने लगी, मैं इसको पालूंगी, देखना कैसे मजे से सो रहा है, मैं इसके सदके। अब तीसरे साल की सुनो। इस साल मलका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो इस दफा भी दोनों बहनें मलका के पास मौजूद थी और उसकी खिदमत खुशामद में लगी हुई थी। अब के मलका के यहाँ एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई। मलका की बहनों ने उसे झटपट छुपा लिया और बादशाह से कह दिया कि सपोलिया हुआ है। बड़ी बहन टोकरी में नन्ही शहजादी को बंद करके दरिया में बहाई। इस दफा भी माली को टोकरी बहती नजर आई। वह तैरता हुआ गया और टोकरी निकाल लाया। घर आकर बीवी से बोला, अरे नेक वक्त भाग कर आ, अब के अल्लाह मियां ने हमें चांद सी बेटी दी है।
मालन जल्दी से आई और बच्ची को देखकर बोली, मैं सदके जाऊं, ए अल्लाह तो कितना मेहरबान है, घर बैठे हमको 2 चांद से बेटे और एक प्यारी सी लड़की दे दी। माली बोला, ले अब कब तक बच्ची का मुंह तकती रहोगी, इसे नहलाओ धुलाओ कपड़े पहनाओ। महल में उस वक्त तूफान मचा था। ये तूफान बादशाह ने चीख चीख कर मचाया था। वो कभी पाँव जमीन पर मारता, कभी अपने दांत चबाता, कभी हवा में घूंसे से चलाता। सब वजीर और दरबारी बादशाह के गुस्से को ठंडा करने में लगे थे, मगर बादशाह गर्म हुए जा रहा था। आखिर लोगों ने सबसे बड़े वजीर को बुलवाया। वो बहुत बूढ़ा था, लकड़ी टेकता महल में आया, सब किस्सा सुना, बादशाह का हाल आंखों से देखा। बादशाह ने बड़े वजीर को देखते ही चीख कर कहा, मैंने बहुत सब्र किया, लेकिन हर चीज की हद होती है, अब मैं इस औरत को माफ नहीं करूंगा। बड़े वजीर ने आंखें बंद की, कुछ सोचा, फिर आंखें खोली, छत की तरफ देखा, फर्श की तरफ देखा, फिर बादशाह की तरफ देखा और कहा, जो आप चाहेंगे वही होगा, मगर ये सुन लीजिए कि खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा, और हजूरे वाला, खुदा की मार बहुत सख्त होती है। मेरी मानिए, मलका को मारिए नहीं, कहीं बाहर महल से दूर भेज दीजिए। सब दरबारियों ने मिलकर कहा, ये ठीक है। बादशाह ने हुक्म दिया, महल से दूर शहर से परे एक कोठरी बनवाओ, उसमें ना दरवाजा हो ना खिड़की, मलका को उस कोठरी में बंद कर दो। बड़े वजीर ने कहा, हुजूर दरवाजा खिड़की नहीं होगा तो मलका को अंदर कैसे डाला जाएगा? चलो एक दरवाजा रख दो, मलका को बंद करके उसे लकड़ी के तख्तों से बंद कर देना। एक छोटी सी खिड़की भी रख देना, उसमें से नौकर सूखी रोटी और पानी रोज अंदर रख दिया करेगा। इस तरह मलका मरेगी भी नहीं और सजा भी भुगत लेगी। वजह है, बिल्कुल ठीक है, बड़े वजीर ने कहा, और लकड़ी टेकता हुआ वापस चला गया। चंद ही दिनों में शहर के बाहर एक कोठरी बना दी गई और मलका को उसमें बंद कर दिया गया। उसकी दोनों बहनें दिल ही दिल में बहुत खुश थीं, मगर महल के नौकर कई दिन तक रोते रहे। शहर वाले बहुत परेशान थे। माली और मालन तीनों बच्चों को पालते रहे। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक उस्ताद रखा। जब जरा और बड़े हुए तो उनको तलवार चलानी, घोड़े की सवारी और तैराकी सिखाई। जो अब इन बच्चों को देखता माली की किस्मत पर रश्क करता कि खुदा ने कितने प्यारे और अच्छे बच्चे दिए हैं। माली ने उन बच्चों के नाम ऐसे रखे जो शाही खानदान के बच्चों के रखे जाते थे। एक लड़के का नाम बहमन रखा और दूसरे का परवेज। लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसे जैसे कोई परी। मलका ने उसका नाम परीजाद रखा, यानी परी की बेटी। वो लड़की सचमुच परी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि पहले तो मालन मरी और कुछ दिन बाद माली भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तीनों बच्चे यही समझते थे कि वही हमारे माँ बाप हैं। माली और मालन ने उन्हें बताया ही नहीं था कि वो उनके असली माँ बाप नहीं। कुछ अरसे बाद एक बूढ़ी औरत उस घर में आई और परीजाद से बोली, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, बस 3 चीजों की कमी है। परीजाद ने पूछा, कौन सी चीजें? बुढ़िया बोली, एक तो बोलने वाला परिंदा, दूसरा गाने वाला दरख्त और तीसरा सुनहरी पानी। परीजाद ने पूछा, अच्छी नानी, ये चीजें कहाँ से मिल सकती हैं? बूढ़ी औरत ने सामने वाली सड़क की तरफ उंगली उठाकर कहा, उस सड़क पर जाओ, 10 दिन तक चलती रहो, फिर वहाँ पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ के नीचे एक बूढ़ा शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा होगा। वो तुमको बताएगा कि बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी किस जगह है। ये कहकर बूढ़ी औरत परीजाद को दुआएं देती हुई चली गई और परीजाद दिल में सोचती रही कि ऐसी अजीब चीजें जरूर लानी चाहिए। शाम को दोनों भाई बहमन और परवेज आए तो परीजाद ने उन्हें बूढ़ी औरत की बातें सुनाई और बोली, मैं तो बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी जरूर लाऊंगी। बहमन ने कहा, नहीं बहन, ये काम मैं करूंगा, कल सुबह ही रवाना हो जाता हूँ। दूसरे दिन बहमन सफर पर जाने को तैयार हो गया। चलते वक्त उसने एक तलवार परीजाद को दी और कहा, ये तलवार अपने पास रखो और रोज इसे देखती रहो, जब तक इसमें चमक रहे समझना कि मैं अच्छा हूँ। जब चमक जाती रहे, जंग लगने लगे तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। 9 दिन तक बहमन सफर करता रहा। 10वें दिन पहाड़ के नीचे एक घने दरख्त के साए में एक बूढ़ा फकीर मिला। उसके दाढ़ी से लंबे उसके सर के बाल थे। बहमन उसे देखकर घोड़े से उतरा और उसे सलाम किया। बूढ़े ने जवाब दिया और कहा, आओ पानी पियो, साए में आराम करो। बहमन ने कहा, बड़े मियाँ मेहरबानी से मुझे बताइए कि बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी कहाँ मिलेगा। बूढ़े ने कहा, मैं रास्ता बता देता हूँ, मगर मेरी मानो तो ये ख्याल छोड़ दो। बहुत से नौजवान इन चीजों की तलाश में आए, मैंने राह बताई मगर वो जिंदा वापस न आए। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, ना जाओ। बहमन ने कहा, आपकी मेहरबानी, मगर मुझे रास्ता बता दीजिए, जाना जरूर है। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी मर्जी, ये गेंद लो, इसे सामने फेंक देना, ये लुढ़कती जाएगी, इसके पीछे पीछे चलते रहना। पहाड़ के करीब ये गेंद रुक जाएगी, वहाँ तुम अपने घोड़े से उतर जाना और पहाड़ पर चढ़ना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो बहुत से काले पत्थर देखोगे, गोल गोल, उन पर गौर करना, चलते रहना। फिर तुम्हारे पीछे से शोरगुल उठेगा, तरह तरह की आवाजें आएंगी। कोई तुमको वापस बुलाएगा, कोई कहेगा मुझे देखो, मगर तुम परवाह न करना, सामने देखते चलते ही रहना।
अगर पलटकर पीछे की तरफ देखोगे तो बड़ी खराबी होगी, तुम भी काला पत्थर बन जाओगे। अगर तुमने पीछे मुड़कर ना देखा तो पहाड़ की चोटी पर बोलने वाला परिंदा मिलेगा, वो तुमको गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी का रास्ता भी बता देगा। बामन ने बूढ़े से गेंद ली, सलाम किया और चल दिया। गेंद फेंकी तो वो पहाड़ की तरफ लुढ़कती चली। बामन ने घोड़े को उसके पीछे रखा। एक जगह पहुंचकर गेंद रुक गई। बामन घोड़े से उतर गया। यहीं से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी। बामन ने चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर ही गया था कि काले काले गोल गोल बहुत से पत्थर नजर आए। बामन ने परवाह न की, चलता रहा। अब पहाड़ से चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हुई, मगर बामन ने मुड़कर ना देखा। लेकिन जब इतनी जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हुई कि कान के पर्दे फटने लगे तो वो घबरा गया और पलट कर देखा। बस पीछे देखना गजब हो गया, वो भी एक काला पत्थर बन गया। जिस दिन बामन गोल काला पत्थर बना उसी दिन उसकी तलवार की चमक जाती रही। उस पर काला जंग चढ़ गया। परीजाद गम से निढाल हो गई। समझ गई कि उसका प्यारा भाई किसी मुसीबत में फंस गया है। उसने अपना मुंह पीट लिया, रोने लगी और कहने लगी, हाय मेरी किस्मत, मैंने अपने हाथों अपने भाई को मुसीबत में फंसाया। ये देखकर परवेज कहने लगा, प्यारी बहन सब्र करो, मैं कल ही सफर पर रवाना हो जाऊंगा। अपने भाई को भी साथ लाऊंगा और तुम्हारे लिए बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी भी लाऊंगा। दूसरे दिन परवेज ने सफर की तैयारी की। जाते वक्त परीजाद को मोतियों की एक माला दी और कहा, अच्छी बहन, मोतियों की इस लड़ी को अपनी उंगली में फिराती रहना। जब तक मोती आगे पीछे होते रहे समझना मैं अच्छी तरह हूँ। मोती फंस जाए तो समझ लेना कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने ये कहा और घोड़े को हिल लगाई, ये जा और वो जा। 10वें दिन परवेज भी पहाड़ के करीब सायादार दरख्त के नीचे पहुँच गया, जहाँ वही बूढ़ा अपनी लंबी दाढ़ी और सर के बालों को सुलझा रहा था। परवेज ने कहा, बाबा जी, इन बालों में जुएं पड़ गई होंगी। तुमने अपनी क्या सूरत बनाई हुई है, काटो इन्हें। बूढ़ा बोला, है जवान, अपना मतलब बता, तुझे इन बालों से क्या? हजारों जवान पहलवान इधर आए, किसी ने ऐसी बात ना की। भाई वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बोलो कैसे आए? परवेज ने अपने भाई का हाल सुनाकर कहा, मैं उसी की फिक्र में हूँ। मेरी बहन परीजाद को बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी हासिल करने का बड़ा अरमान है। सुना है तुम रास्ता बता सकते हो। बूढ़े ने कहा, कई दिन हुए तुम्हारी शक्ल का एक नौजवान आया था। मैंने उसको मना किया था कि इन चीजों को लेने की कोशिश न कर, मगर जवान लोग बूढ़ों की कब सुनते हैं। वो ना माना, मैंने रास्ता बता दिया। मालूम होता है वो भी काला पत्थर बन गया है। बूढ़े ने परवेज को भी मना किया कि पहाड़ पर जाने का ख्याल छोड़ दे, मगर परवेज ना माना। तुम बाबा मुझे रास्ता बता दो, फिर मैं जानू मेरा काम। तुम्हारी उम्र ज्यादा है, इसलिए समझते हो कि अकल भी ज्यादा है। ये दरख्त जिसके नीचे तुम बैठे हो 200 साल पुराना है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बहुत अक्लमंद है? बूढ़ा बोला, ना बेटा, तू ही बहुत अक्लमंद है। ये गेंद लो, इसे लुढ़काओ और इसके पीछे चलो। जब ये रुक जाए घोड़े से उतर जाना, पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। वहाँ बहुत से काले पत्थर मिलेंगे गोल गोल, उनसे मतलब ना रखना और चलते रहना। फिर पीछे से शोरगुल उठेगा, मगर तुम सीधे चलते रहना। अगर पीछे पलट कर देख लिया तो किस्सा खत्म, तुम भी काले पत्थर बन जाओगे। कुछ दूर जाकर बोलने वाला परिंदा मिलेगा, वही तुम्हें गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी का पता बताएगा। परवेज ने गेंद ले ली और चल दिया। जो बामन पर गुजरी थी वही उस पर गुजरी। पहाड़ से ऐसी खौफनाक आवाजें आई कि परवेज घबरा गया। पलट कर देखा, पीछे मुड़कर देखना था कि वो भी गोल पत्थर बन गया। उसी दिन परीजाद ने मोतियों की माला को उठाया और मोतियों को आगे पीछे करना चाहा तो वो ना हिले। परीजाद समझ गई कि दूसरे भाई पर भी कोई आफत आई। सर पकड़ कर बैठ गई। लड़की हिम्मत वाली थी, उसने सफर की तैयारी की, घोड़ा लिया और चल पड़ी। 10वें दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे जा पहुंची, जहाँ वही बूढ़ा आग पर परिंदों का गोश्त सेक रहा था और मजे ले लेकर खा रहा था। परीजाद ने घोड़े से उतरकर बूढ़े को सलाम किया। बोली, दादा जान, मैं अपने भाइयों की तलाश में आई हूँ। वो इधर आए थे और घर नहीं पहुँचे। बूढ़े ने कहा, बेटी आओ, नाश्ता करो, सांस लो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे। मैंने उनको समझाया था कि बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी हासिल करने की कोशिश ना करें, मगर वो ना माने। छोटा भाई बहुत नक चढ़ा था, वो मुझसे बदतमीजी से पेश आया। परीजाद बोली, मैं उनको लेने आई हूँ। अगर बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी भी मिल गया तो वो भी ले लूंगी। बूढ़े ने उसे भी वही कुछ कहा जो उसके भाइयों से कहा था। एक गेंद उसे भी दे दी। परीजाद ने गेंद लुढ़काई और घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। जब गेंद रुक गई तो वो भी घोड़े से उतर गई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। इस दफा भी वही हुआ जो पहले हुआ था। बहुत शोर मचा, डरावनी आवाजें आई, चीखो पुकार होती रही, मगर परीजाद ने पीछे मुड़कर ना देखा। आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई। क्या देखती है कि एक दरख्त की टहनी में एक पिंजरा लटक रहा है। पिंजरे में एक परिंदा बैठा है। परीजाद पिंजरे के करीब गई और बोली, मियाँ मिट्ठू, अब तुम मेरे हो। परिंदा कुछ तोते की शक्ल का था। परीजाद की बात सुनकर बोला,
हाँ शहजादी, मैं आपका गुलाम हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है। परिजाद खुश हो गई, बोली बताओ गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी कहाँ है। परिंदा कहने लगा, एकदम पीछे मुड़कर देखिए, वो दरख्त गाना गाता है, उसके आगे पानी का चश्मा है, वहाँ से आप अपनी छागल भर लीजिए। परिजात झटपट उस दरख्त के पीछे गई। दरख्त ने ऐसा मीठा गाना सुनाया कि वो झूम झूम गई। फिर वो चश्मे के पास गई, अपनी छागल लबालब भर ली। इसके बाद परिंदे का पिंजरा उठाया और उससे कहा, मेरे प्यारे परिंदे, मेरे दो भाई यहाँ काला पत्थर बन गए हैं, कोई ऐसी तरकीब बता जिससे वो अपनी असली सूरत में आ जाएं। बहुत बेहतर, परिंदा बोला। मेरे पिंजरे में प्याला रखा है, उसमें जादू का पानी है, आप उस पानी की बूंदें काले पहाड़ों पर टपका दें, फिर तमाशा देखें। परिजाद ने पिंजरा उठाया, गाने वाले दरख्त की एक शाख तोड़ी और पानी की छागल कंधे पर लटका कर चली। उसने जिस पत्थर पर पानी की बूंद टपकाई वो पानी बन गया। फिर जब परिजाद ने दो पास पास के पत्थरों पर जादू का पानी टपकाया तो क्या देखती है कि बाहमन और परवेज खड़े हैं। दोनों भाई खुशी से उछले और बहन से लिपट गई। परिजाद ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसके भाई भी मिल गए और वो तीनों चीजें भी जिनकी उसे बहुत तमन्ना थी। परिजाद ने बोलने वाले परिंदे का पिंजरा, बाहमन ने सुनहरी पानी की छागल और परवेज ने गाने वाले दरख्त की शाख हाथ में ली और वापस लौटे। परिजाद के साथ वो सब लोग भी साथ हो लिए जो पत्थर से आदमी बने थे। ये सब अपने अपने शहर की तरफ चले गए। अब सिर्फ दोनों भाई और उनकी बहन परिजाद रह गए। जब उनका शहर करीब आया तो उनको बादशाह शिकार को जाता हुआ मिला। बादशाह लड़कों को देखकर धक से रह गया। उसने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मेरे महल में चलो, मैं तुमसे बातें करूंगा। बाहमन और परवेज बादशाह के साथ जाना नहीं चाहते थे। वो सोच ही रहे थे कि परिंदा पिंजरे में से बोला, चले जाइए चले जाइए, और दूसरे दिन बादशाह सलामत को अपने घर आने की दावत दीजिए। बाहमन और परवेज बादशाह के साथ चले। परिजाद परिंदा गाने वाले दरख्त की शाख और सुनहरी पानी की छागल लेकर घर आ गई। परिंदा बोला, सुनहरी पानी की दो बूंदें टपका दो, दो फवारे जारी हो जाएंगे, उस फवारे के पानी को सारे घर में छिड़क देना, देखना क्या मजा आता है। परिजाद ने ऐसा ही किया, वाकई मजा आ गया। दो फवारे छूटे जिनका खुशबूदार पानी एक एक बांस उछलने लगा। जब परिजाद ने ये पानी घर में छिड़का तो वहाँ ऐसी उम्दा चीजें रखी नजर आईं जो सिर्फ बादशाहों के महल में होती हैं। शाम को बाहमन और परवेज महल से वापस आए तो अपने घर के ठाट बाट देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बहन से कहा, ये सब तो ठीक है, कल बादशाह सलामत यहाँ आएंगे, उनकी दावत ऐसी शानदार होनी चाहिए कि वो खुश हो जाए। परिंदा फिर बोला, हाँ खूब मजेदार खाने पकाना, एक चीज मेरी खुशी की पकाइए, ककड़ी के अंदर मोती भर कर तलना। बादशाह से कहना कि हजूर पहले ये चीज खाइए। परिजाद ने कहा, अरे कोई मोती भी खाता है। परिंदा कहने लगा, इसे छोड़िए, मेरी बात मानिए और फिर तमाशा देखिए। दूसरे दिन बादशाह, उसके वजीर और दरबारी बाहमन के घर आए। बाग देखकर हैरान रह गए। फवारे के पानी की खुशबू ने सारे बाग को महका दिया था। ऐसी खुशबू दरबारियों ने पहले कभी नहीं सूंघी। घर पहुंचे तो वहाँ का सामान ठाट बाट देखकर हैरान रह गए। दस्तरख्वान बेचा तो बादशाह के आगे मोतियों भरी ककड़ियों की रकाबी रखी गई। खाना खाते खाते बादशाह ने ककड़ी की रकाबी में निवाला तोड़ा तो उसमें से मोती निकले। बादशाह ने कहा, कहीं इंसान मोती भी खाते हैं। पिंजरे में से परिंदा बोला, वाह हजूर, कहीं इंसान के यहाँ जानवरों के बच्चे भी पैदा होते हैं। बादशाह ने पिंजरे की तरफ देखकर कहा, मैंने इसलिए यकीन कर लिया था कि मलका की बहनों ने कहा था। परिंदा बोला, भोले सरकार, वो दोनों मलका से हसद करती थी, वो उसके दुश्मन थी। खैर जो हुआ सो हुआ। ये दोनों लड़के और ये लड़की आप ही के बच्चे हैं। इनको पैदा होते ही इनकी जालिम खाला ने दरिया में बहा दिया था। बादशाह खुशी से उछल पड़ा, बारी बारी तीनों को गले लगाया, प्यार किया, मगर फिर हाथों से मुंह को छुपा लिया और कहा, हाय मैं कितना जालिम हूँ, तुम्हारी गरीब माँ को मैंने बहुत दुख दिया, अभी चलो उसको कैद से निकालें। बादशाह ने खाने से हाथ खींच लिया और बाहमन, परवेज और परिजाद को लेकर उस कोठरी के पास पहुंचा जिसमें मलका कैद थी। मलका ने अपने बच्चों को देखा तो सारा दुख भूल गई। चट चट बलाएं ली, चूमा प्यार किया, फिर वो सब महल में आ गई और हंसी खुशी रहने लगी।